देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेंजेंट और नॉर्मल एओडी में, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है टेंजेंट और नॉर्मल, जिस तरह से हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े हुए होंगे 11th में, सेम टू सेम उसी तरह से टेंजेंट और नॉर्मल भी हमारा जो है बिहेव होगा, करेगा। स्ट्रेट लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है वही यहाँ भी फॉलो होगा, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल क्या है, स्ट्रेट लाइन ही तो होता है। तो थोड़ा सा वो सब चीजें, बेसिक चीजें क्लियर होना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लोग टेंजेंट से, या कि टेंजेंट क्या होता है। तो कुछ लोग 10th में टेंजेंट पढ़ के आ रहते हैं, वो कहते हैं क्या कि टेंजेंट क्या होता है कि कर्व को सिर्फ एक ही जगह पे टच करेगा, ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये सिर्फ सर्कल के केस में ऐसा होता है कि टेंजेंट वहां पे एक ही पॉइंट पे टच करता है। तो टेंजेंट का कुछ सही डिफिनेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, बोलेंगे क्या कि टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड, ठीक ना। कि टेंजेंट क्या होता है, तो लिमिटिंग केस होता है सेकेंड का, ठीक। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि आपका एक कर्व है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ पे आपका पॉइंट एक बी है, आपने ए बी एक सेकेंड किया। अब जब आप, हाँ, इसमें एक चीज और भी लिखिएगा कि थ्रू द पॉइंट, ठीक ना, थ्रू द पॉइंट। देखिए अब आपने पॉइंट बी को ए की तरफ मूव किया, ठीक है ना, ऑन द कर्व, ठीक है, कर्व पे ही आपने पॉइंट बी को ए की तरफ मूव कराया। पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर पॉइंट बी यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, ठीक है। ए को फिक्स रखा, बस बी को ए की तरफ आपने मूव कराया ऑन द कर्व। तो क्या होगा कि जो ए बी होगा उसकी टेंडेंसी कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक ना, ए T1 की तरफ जाने का, ठीक है। जब बी इधर मूव करेगा, ए की तरफ अप्रोच करेगा, तो ए बी की टेंडेंसी ए T1 की तरफ हो जाएगा। उसी तरह से मान लो इधर कोई आपने पॉइंट सी ले लिया, तो ए सी आपका ये हो गया सेकेंड। अब इसको भी जब थ्रू द कर्व मूव कराइएगा ए की तरफ, तो इसकी टेंडेंसी कुछ ऐसे हो जाएगी ए T2 की तरफ जाने की। यानी देखिए क्या होगा कि अब जब बी से ए की तरफ चलोगे थ्रू द कर्व, लिखो ऑन द कर्व लिखो, ठीक ना, ऑन द कर्व, ठीक है। तो क्या होगा कि जब का ए बी है, ठीक ना, इसकी जो टेंडेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी ए T1 की तरफ जाने की, यानी ठीक ना, ए T1 बन जाएगा। उसी तरह से जब आप सी से ए की तरफ बढ़ोगे, ठीक ना, ओवर द कर्व, तो क्या होगा कि जो आपका ए सी है वो अप्रोच करेगा ए T2 की तरफ, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, नाउ ए T1, लाइन ए T1, ठीक ना, जो लाइन ए T1 है और जो लाइन ए T2 है, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। लाइन A21 जो है लाइन A2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा जो T1 T2 है, ठीक है, जो T1 T2 जो लाइन है, T1 T2 इज हो जाएगा टेंजेंट एट पॉइंट ए पर। तो टेंजेंट क्या होता है, लिमिटिंग केस होता है सेकंड का, ठीक ना, थ्रू द पॉइंट। आपका ए भी सेकंड था, आप उसको जब ए की तरफ चलिएगा तो आपका ए T1 जब अप्रोच करेगा, जब सी से चलेगा ए की तरफ तो ए T2, तो T1 T2 आपका जो है टेंजेंट हो गया पॉइंट ए पर, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि जैसे इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कि हमारा एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए हमारा एक कर्व हो गया। बोलेंगे आपसे कि आप इस कर्व में ना, चलो अब बोलेंगे आपसे कि इस कर्व में आप जैसे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो कुछ लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पे टेंजेंट होगा ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से तो एक पॉइंट से टच होने वाला लाइन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, एक पॉइंट से टच होने वाला। तो क्या करेंगे, टेंजेंट डिफाइन नहीं होगा ऐसा कह देंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टेंजेंट का डिफिनेशन तो है ही नहीं कि एक पॉइंट से टच करे, ठीक। देखिए इस पे कैसा जो है टेंजेंट ड्रॉ होगा। जैसे मान लीजिए आपका एक कर्व था, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो ये हो जाएगा, यानी वर्टिकल लाइन का बन जाएगा, आपका टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये जो ग्राफ अभी बना हुआ है, ठीक है ना, ये अगर एक्स एक्सिस है और ये जो आपका वाई एक्सिस है, चलो इसको मैं वाई एक्सिस बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ग्राफ है आपका y इजकल टू रूट अंडर मोड एक्स का, ठीक ना, y इजकल टू रूट एक्स का ग्राफ सिर्फ ये बनता है। जब मोड लगा दीजिएगा तो इधर भी ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो y इजकल टू मोड एक्स में यहाँ पे जो आपका जो टेंजेंट है वो आपका y एक्सिस ही है। तो y एक्सिस क्या हो गया, आपका टेंजेंट हो गया, यही तो आपका टेंजेंट है। इसमें भले इसका स्लोप डिफाइन नहीं है, क्योंकि वर्टिकल लाइन है तो स्लोप डिफाइन नहीं होगा, पर टेंजेंट डिफाइन है इस पॉइंट पे। देखिए आप मान लीजिए पॉइंट ए था, इधर आपने पॉइंट बी लिया, आप इस बी को इधर इधर मूव की जाएगा ए की तरफ, तो इधर टेंडेंसी हो जाएगा उसका। तो ऐसे आपने इधर एक सी लिया पॉइंट, इसको भी जब ए की तरफ मूव कराइएगा तो ये भी इधर हो जाएगा, तो टेंजेंट आपका वर्टिकल लाइन बन जाएगा। तो टेंजेंट जो है
ये नहीं कहना है कि वन पॉइंट को सिर्फ टच करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेंजेंट। अब एक बात कर लेते हैं नॉर्मल का, कि आखिर नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, ठीक ना, जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। लाइन मतलब नॉर्मल भी क्या है, लाइन है जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए मान लीजिए कि आपका एक कर्व है, यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, आपने अपने पॉइंट ए पर टेंजेंट ड्रॉ किया। अब बोल रहे हैं कि नॉर्मल होता है एक ऐसा लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो। तो नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर तो ये वाली लाइन भी है, ये वाली भी लाइन है ना, ऐसे तो हजारों लाइन हो जाएगा। पर नॉर्मल ये सब नहीं है। एक बात और कहेंगे कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है ना कर्व पे, नॉर्मल भी उसी पॉइंट से पास करना चाहिए और टेंजेंट पे होना चाहिए परपेंडिकुलर, यानी ये आपका नॉर्मल कहलाएगा। नॉर्मल हमेशा होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल और ये हमारा हो गया टेंजेंट था और ये हमारा कर्व था, ठीक है। तो नॉर्मल हमेशा होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, लेकिन पास कहां से करेगा, उसी पॉइंट से जिस पॉइंट पे टेंजेंट आपका ड्रॉ है, ठीक है। कर्व पे पॉइंट ए पे हमारा टेंजेंट बना हुआ था, तो नॉर्मल भी उसी पॉइंट से पास होगा, ठीक। चलो अब हम लोग देखते हैं टेंजेंट के इक्वेशन ये सबको, या फिर स्लोप ये सबको, ठीक है। देखिए बचपन से पढ़ते आए स्लोप के बारे में कि स्लोप आखिर क्या होता है। तो पढ़े आप लोग स्लोप क्या होता है। स्लोप हम लोग बोलते हैं एम इजकल टू, स्लोप इजकल टू क्या होता है, एम इक्वल टू tan थीटा इजकल टू dy अपॉन dx। आप लोग ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। स्लोप होता है एम से दिखाते हैं, tan थीटा होता है, dy अपॉन dx होता है। अब सुनिए ध्यान से एक्चुअली में कि रियल में क्या होता है। ये आपका एक कर्व है लिखा हुआ, मान लीजिए कर्व है y इजकल टू fx, ठीक ना। देखिए हम लोग जो टेंजेंट नॉर्मल पढ़ रहे हैं ये सिर्फ फंक्शन का नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फंक्शन पे टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट नॉर्मल तो किसी भी हम लोग कर्व के लिए पढ़ रहे हैं, किसी भी कर्व पे हम लोग टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। फंक्शन की बात नहीं हो रहा है। ये नहीं सुना है कि टेंजेंट और नॉर्मल ऑन फंक्शन। देखिए सर्कल आपका फंक्शन नहीं होता है, सर्कल जो है वो आपका फंक्शन नहीं है, लेकिन टेंजेंट तो सर्कल पे ड्रॉ होता है, ठीक है। तो हम जो टेंजेंट नॉर्मल पढ़ रहे हैं वो कर्व पे पढ़ रहे हैं, ठीक ना, फंक्शन नहीं सोचना है। अब देखिए मान लीजिए y इक्वल टू fx है, ये आपका कोई एक कर्व बन गया। तो बोलेंगे कि इस कर्व पे ना आप टेंजेंट का स्लोप बताओ, तो बोलेंगे dy अपॉन dx का हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। भाई सोचिए खुद से कि जब कर्व है, इस कर्व पे इन्फानाइट पॉइंट है, इन्फानाइट पॉइंट है तो इन्फानाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है ना। हर पॉइंट के रिगार्डिंग एक जो है टेंजेंट बनेगा, तो सारे के सारे टेंजेंट का स्लोप थोड़ा सेम टू सेम हो जाएगा, नहीं। तो dy अपॉन dx शिफ्ट कर देने से स्लोप थोड़ी ना मिलने वाला है। देखिए क्या है कि मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। जब आप इस y को, y जो fx है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dy अपॉन dx को, ठीक ना, कहाँ पे, एट x1, y1 पे dy अपॉन dx को डिफरेंशिएट कर दिया आपने, ठीक ना। ऐसा कहो कि आपने इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकाला एट x1, y1 पे, ठीक है। अब जो है ये जो dy अपॉन dx निकालने के बाद आपने dy अपॉन dx का वैल्यू निकाला एट x1, y1 पे, तो ये जो वैल्यू आएगा ना, ये क्या देगा, स्लोप देगा। ये क्या देगा, ये देगा इक्वल टू लिखेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P, ठीक ना। इस पॉइंट P पे जो आपका टेंजेंट ड्रॉ है, ठीक है, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने एक आपका ये टेंजेंट था, ठीक है, आपका ये टेंजेंट था। तो इस टेंजेंट का जब स्लोप निकालना है तो क्या करना है कि टेंजेंट कहाँ ड्रॉ है, पॉइंट P पे ड्रॉ है। तो आप जैसे कर्व को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए और पॉइंट P पे उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकाल लीजिए। अब आपको इस कर्व का कोई भी पॉइंट पे अगर आपको टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो इस पे तो बहुत सारे पॉइंट है, आप क्या करो, आप dy अपॉन dx निकाल लो, और जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का आपको स्लोप चाहिए, तो उस पॉइंट पे dy अपॉन dx का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो सारे पॉइंट के रिगार्डिंग आपको स्लोप यहां से मिल जाएगा, ठीक ना। आप चाहते हैं कि इस पॉइंट का स्लोप निकाले, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ है उसका स्लोप, या इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ है उसका स्लोप, क्या करना है, dy अपॉन dx निकालिए, जिस पॉइंट के टेंजेंट का आपको स्लोप चाहिए उस पॉइंट जो है वहां पे पुट कर दो x1, y1 की वैल्यू, यानी dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल दो उस पॉइंट पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको स्लोप मिल जाएगा उस पॉइंट के टेंजेंट का। तो यहां से आपको जैसे स्लोप मिल जाएगा, क्या यहां से आपको स्लोप इस तरह से मिल गया, ठीक है। ये आपको हो जाएगा इक्वल टू m, ठीक ना, स्लोप ऑफ एट पॉइंट P। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन का, कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे बनाइएगा, ठीक ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का
तो अब देखिए ध्यान से, आपको क्या क्या चीज गिवन है। आपको ये चीज मालूम है कि पॉइंट पी पे टेंजेंट बना हुआ है, यानी आपको कोऑर्डिनेट पता है, ठीक ना, कि पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, जहां पे आपका टेंजेंट ड्रॉ है या जिस पॉइंट आपका टेंजेंट पास हो रहा है, यानी आपको एक पॉइंट पता है। आपको कर्व पता है, तो आप कर्व से स्लोप निकाल लिए, यानी आपको एम भी पता है। तो देखिए टेंजेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन ही तो है, तो आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है। कब? जब आपको पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक ना। जो टेंजेंट है वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है, आपको गिवन है x1 y1, और इसका स्लोप आपको गिवन है। आपने स्लोप निकाल चुके हैं आप y इक्वल टू x को डिफरेंशिएट करके, ठीक है, तो आपने स्लोप निकाल लिया। तो अब जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। आप इसको ये भी कर सकते हैं कि y माइनस y1 इक्वल टू क्या है, ये डिवाइड अपॉन dx एट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। तो ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बात करेंगे कि ठीक है इक्वेशन टेंजेंट तो हो गया, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ। तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल एक तो ऐसा लाइन है जो इस टेंजेंट पे होता है परपेंडिकुलर और पास करता है वो भी पॉइंट पी से ही। वो भी कहां से पास करता है, पॉइंट पी से। तो अब आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो देखिए नॉर्मल भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, नॉर्मल भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है आपका, ठीक ना। और नॉर्मल कहां से पास कर रहा है, पॉइंट पी से, यानी आपको कोऑर्डिनेट पता है कि आपका लाइन कहां से पास हो रहा है। साथ में आपको इस लाइन का नॉर्मल का तो स्लोप नहीं पता है, लेकिन आपको टेंजेंट का स्लोप पता है। तो आप पढ़े होंगे 11th क्लास में कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। यानी ऐसे लिख सकते हैं, आप एक नोट लिख लीजिएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। आप ये पॉइंट अपना नोट कर लीजिएगा। अब देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग को निकालना था, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक ना। ये चीज को भी नोट कर लीजिएगा। आपको जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट आप y इक्वल टू एफ को डिफरेंशिएट करके आपने निकाल लिया है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, m है, तो स्लोप नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको अब स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पता चल गया, नॉर्मल कहां से पास हो रहा है वो भी मालूम है। तो नॉर्मल भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, लाइन जहां से पास हो रहा है वो पॉइंट गिवन है, आपको लाइन का स्लोप मालूम है, तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहां से नॉर्मल का आप इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, यानी चलो यहाँ पे तो इक्वेशन लिखा हुआ है, तो हो जाएगा आपका y माइनस y1, ठीक ना, हमारा नॉर्मल तो पॉइंट पी से पास हो रहा है, इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस x1। ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ऐसे कर लीजिए y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस x1। ऐसे लिख लो, ये लिख लो y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx। कहां पे dy अपॉन dx, x1 y1 पे, ठीक ना, x1 y1 पे, x1 y1 पे इंटू एक्स माइनस x1। ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y माइनस y1 इक्वल टू, पलटिएगा तो dx अपॉन dy हो जाएगा, है ना, आगे में एक माइनस लगा लीजिए, dx अपॉन dy इंटू एक्स माइनस x1। dx अपॉन dy कहां पे है, तो ही लिख लीजिएगा कि x1 y1 पे है, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्लोप ऑफ, जैसे सॉरी ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बस स्लोप निकाल लेना है, कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे फंक्शन को, जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ है उसी टेंजेंट का आपको स्लोप चाहिए, तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाल लीजिए उसी पॉइंट पे, तो आपका स्लोप मिल जाएगा। स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है, टेंजेंट का भी इक्वेशन लिख सकते हैं, नॉर्मल का भी लिख सकते हैं इक्वेशन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं कुछ पॉइंट पे, ठीक ना, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए हम लोग नोट देखते हैं, नोट में हमारा जो पहला नोट हो जाएगा, पहला नोट है कि इफ टेंजेंट इज हॉरिजेंटल, ठीक ना, इफ टेंजेंट इज हॉरिजेंटल,
देखिए टेंजेंट अगर हॉरिजेंटल हो जाए तो क्या होगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका मान लीजिए वाई एक्सिस है, टेंजेंट हो गया हॉरिजेंटल। नहीं टेंजेंट हॉरिजेंटल है तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जब एक्स एक्सिस के कोई भी लाइन पैरेलल हो जाए तो उसका स्लोप क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी जो स्लोप हो जाएगा, ठीक ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब सोचिए कि जब स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो गया, ठीक ना, मतलब टेंजेंट क्या था, पैरेलल था एक्स एक्सिस के, हॉरिजेंटल था। जब टेंजेंट हॉरिजेंटल हो जाएगा तो इस केस में नॉर्मल क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल हो जाएगा आपका वर्टिकल लाइन। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो जाता है। तो अगर टेंजेंट है आपका हॉरिजेंटल तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, वर्टिकल। तो इस केस में स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, तो इस केस में आपका जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक ना, ये डिफाइन नहीं होगा। नॉर्मल तो एग्जिस्ट करेगा पर स्लोप उसका डिफाइन नहीं होगा। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। ठीक ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। एट पॉइंट ए, मान लीजिए पॉइंट ए पे टेंजेंट बना हुआ था, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा। देखो टेंजेंट आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ है। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे, पॉइंट पी है, कोऑर्डिनेट मान लीजिए इसका x1, y1 था। मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ पे ए लिखे हुए हैं, तो पॉइंट ए है, उसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। अब वहां पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ, टेंजेंट हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी हॉरिजॉन्टल हो गया है। तो देखिए अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो इसका तो क्या है कि इस लाइन पे y कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है, y कोऑर्डिनेट हमेशा y1 ही रहेगा। इस पूरे लाइन पे y कोऑर्डिनेट हमेशा y1 ही रहेगा, क्योंकि लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यानी लाइन हो गया y इक्वल टू कांस्टेंट का, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y इक्वल टू y1 इस केस में। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, तो जो नॉर्मल है वो तो आपका एक वर्टिकल लाइन बन चुका है। जब नॉर्मल वर्टिकल लाइन बन गया तो यानी इस लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा आपका x1 ही रहने वाला है। यानी इस केस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x इक्वल टू x1 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा इस लाइन पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो x इक्वल टू x1 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, ठीक है, कि इफ टेंजेंट इज वर्टिकल, टेंजेंट क्या हो जाए, वर्टिकल। अब टेंजेंट हो गया इस बार वर्टिकल, ये आपका टेंजेंट हो गया। ठीक है, आपका टेंजेंट है, इसमें आपका टेंजेंट था, ये आपका नॉर्मल था। अब अगर टेंजेंट वर्टिकल हो जाए तो इस केस में जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हो जाएगा आपका अनडिफाइंड। ठीक ना, ये हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक ना, आपका हो गया अनडिफाइंड। अब ये तो जो है अनडिफाइंड हो गया स्लोप, किसका स्लोप हो गया, टेंजेंट का। और जब टेंजेंट वर्टिकल था तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है, क्योंकि होता है परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल हो गया जैसे आपका हॉरिजॉन्टल, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल जीरो। इस केस में जो स्लोप होगा किसका, नॉर्मल का, ठीक ना, हो जाएगा जीरो। कुछ दिक्कत यहाँ पे। चलिए उसके बाद अगर इक्वेशन की बात करें तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है, तो टेंजेंट क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। ठीक है, तो इस जगह पे मान लीजिए पॉइंट ए था, यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट था x1, y1, यहाँ पे टेंजेंट हो गया वर्टिकल। तो टेंजेंट वर्टिकल है तो इस केस में हमेशा जो वैल्यू होगा इस लाइन पे y सॉरी x कोऑर्डिनेट था वो हमेशा x1 ही रहेगा, है ना। ये y एक्सिस के पैरेलल बन गया, यानी x इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x1, क्योंकि इस पूरे लाइन पर x कोऑर्डिनेट हमेशा x1 होगा, और नॉर्मल पे y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू y1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल हो गया x एक्सिस से पैरेलल, यानी y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ बन गया, तो आपका ये हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। ठीक ना, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वह तीसरा पॉइंट, कि टेंजेंट पासेज थ्रू पॉइंट ए। ठीक ना, मान लीजिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में मेंशन है कि टेंजेंट पासेज थ्रू पॉइंट ए, इट डज नॉट मीन्स दैट टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टेंजेंट पॉइंट ए से पास हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेंजेंट पॉइंट ए पे ड्रॉन है। ठीक ना, टेंजेंट पासेज थ्रू पॉइंट ए, देन it does not means that tangent is drawn at point A। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे मान लो कि आपका एक कर्व था, ठीक है, ये पॉइंट, जैसे ये मान लीजिए पॉइंट B है, ये पॉइंट मान लीजिए A है। पॉइंट B पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, पॉइंट B पे टेंजेंट A हो गया।
तो देखिए टेंजेंट तो है पॉइंट बी पे, अब पास हो रहा है पॉइंट ए से, ठीक है, ये जो टेंजेंट है वो पॉइंट ए से तो पास हो रहा है, पर ये कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि पॉइंट ए पर टेंजेंट है, नहीं, वो पॉइंट ए पर टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट पॉइंट बी से, सॉरी टेंजेंट पॉइंट ए से पास हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पॉइंट ए पे टेंजेंट है, टेंजेंट तो पॉइंट बी पे है। तो अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज दिखा रहा है कि टेंजेंट पासेस थ्रू पॉइंट ए, तो ये नहीं सोच लेना है कि टेंजेंट पॉइंट ए पर ड्रॉ है, ठीक ना। हाँ, अगर टेंजेंट पॉइंट ए पर ड्रॉ रहेगा तो ये बात तो फिक्स है, ये पॉइंट ए से पास हो रहा होगा और नॉर्मली पॉइंट ए से पास हो रहा होगा, ठीक ना। ये भी नोट करके आप लिख लीजिएगा कि इफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ए, then tangent and normal passes through point A। ये तो सही है, अगर मान लीजिए पॉइंट ए पर हमारा टेंजेंट ड्रॉ है तो पॉइंट ए से पास हो ही रहा होगा, साथ ही साथ नॉर्मली पॉइंट ए से पास हो रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है कि अगर लिखा हुआ है कहीं भी कि टेंजेंट पासेस थ्रू पॉइंट ए, तो इसका मतलब ये नहीं सोच लेना है कि टेंजेंट ए पे ड्रॉन है, ठीक है। चलिए ये भी जो है नोट को, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं पॉइंट शायद 5 था, ठीक ना, नोट 5 की तरफ। इफ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विथ एक्सेस, देन इट्स स्लोप विल बी -1, स्लोप इक्वल टू -1, ठीक ना। देखिए कोई भी अगर लाइन है, अगर वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा होगा एक्सिस के साथ में, तो उसका स्लोप जो है हो जाएगा आपका -1, ठीक ना। ये आपका y एक्सिस है, आपका x एक्सिस है। एक हमारा लाइन है, मान लीजिए हमारा एक लाइन है ये, ठीक है, ये L1 हमारा लाइन है। जो L1 लाइन है मतलब ये मान लीजिए अगर डिस्टेंस OA है, मान लीजिए अगर ये x यूनिट है तो भी डिस्टेंस क्या है, x यूनिट, मान लीजिए पॉइंट B है, ठीक। तो अगर OA इक्वल टू OB है तो जो स्लोप होगा लाइन L1 का, ठीक ना, देन स्लोप ऑफ लाइन L1 विल बी -1, स्लोप हो जाएगा -1 हो जाएगा इस केस में, ठीक ना। तब ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए कोई लाइन ऐसे है, ठीक ना, ये आपका लाइन हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पे इसका इंटरसेप्ट है, तो क्या है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो इसका स्लोप -1 नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल है, इंटरसेप्ट सेम टू सेम नहीं है। इस केस में एक्स इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव रहा होगा, ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव रहा होगा। तो इंटरसेप्ट इक्वल इस केस में नहीं है, लाइन L2 में नहीं है, तो L2 का स्लोप -1 नहीं होगा, लेकिन L1 का स्लोप -1 हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा रहता है कि इंटरसेप्ट जो है से इक्वल है, तो इसका तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लीजिए। और नॉर्मल में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन कर्व्स, ठीक ना, एंगल बिटवीन कर्व्स। देखिए सबसे पहला पॉइंट कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स आर डिफाइंड एज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, ठीक ना, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, जब ऐसे कहिए कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी इसको कहते हैं, एंगल बिटवीन टू कर्व्स कह लीजिए, या फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, यानी दो कर्व जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा वहां पे एंगल क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि दोनों के जो टेंजेंट होंगे उनके बीच का जो एंगल होगा वही कहलाएगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक ना। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, एनसीईआरटी के साथ क्वेश्चन ऐसा इस पे है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, चलो इसको भी मिटा ही दे रहा हूं, यही सिर्फ रखिएगा कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक ना। देखते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व, एंगल बिटवीन two curves is defined as the angle between their tangent, ठीक ना, at their point of intersection, at their पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक ना। देख ले, मान लीजिए कि हमारा एक कर्व था इस तरह से, ठीक,
और एक हमारा कर्व मान लो ये वाला है, ठीक है, ये हमारा कर्व C1 था, ये हमारा कर्व C2 हो गया, दोनों यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन जो होगा या तो एंगल बिटवीन जो कर्व होगा वो क्या हो रहा होगा, कि सबसे पहले तो आप इस पे एक टेंजेंट बना दो, ठीक है। चलिए ब्लैक वाले पे जो टेंजेंट है वो मान लीजिए ये हो गया हमारा, ठीक है, T2 हो गया, ठीक। और जो ब्लू वाला लाइन है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, जिस पॉइंट पे कर्व एक दूसरे को कट कर रहा है, टेंजेंट उसी पॉइंट पे ड्रॉ होना है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका जो थोड़ा सा ग्राफ को अच्छा से बनाते हैं, मान लो ये हमारा एक ग्राफ ये था, ये कर्व C1 है, ठीक है, और ये मान लो हमारा कर्व ये हो गया C2, ये कर्व C2 है। दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पे एक का टेंजेंट तो ये बन जाएगा, ठीक है, C1 पे टेंजेंट ये ब्लैक वाला बनेगा, और C2 पे टेंजेंट आपका बनेगा ये रेड वाला, ठीक है, ये हो गया T2। इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा यही एंगल आपका कहलाएगा एंगल बिटवीन कर्व्स, या कहो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक ना। इन दोनों कर्व के बीच में जो इंटरसेक्शन पे जो एंगल होगा वो एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मतलब क्या है कि एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट। सही हम लोग पढ़े थे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में, अगर दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है इसका मतलब क्या, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, ठीक ना। ये एक चीज और भी है सेकंड नोट, कि एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है, दो कर्व के बीच में एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है, यानी दो कर्व एक दूसरे को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर सकते हैं। देयर शुड बी, देखो ऐसे मतलब लिख लीजिएगा क्या है, चलो एक मिनट, सेकंड लिखते हैं कि देयर कुड बी मोर देन वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक ना, एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए कैसे हो जाएगा, मान लो ये हमारा एक कर्व है, ठीक ना, एक ये हमारा कर्व है, ये मान लीजिए कर्व C1 है, ठीक। एक हमारा दूसरा कर्व है, ये हमारा कर्व हो गया C2। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये हो गया, एक यहाँ पे ये है। अब अगर आप यहाँ पे टेंजेंट बनाइएगा तो एक टेंजेंट यहाँ पे एक ऐसा बन जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे अगर टेंजेंट आप बनाते हैं तो इसका टेंजेंट ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ ब्लैक वाले पे। अब जब ब्लू वाला जो कर्व है उससे भी टेंजेंट बना लेते हैं, तो इस पे एक टेंजेंट तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक टेंजेंट जो है आपका ये कुछ ऐसा इधर से ऐसा बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक हमारा एंगल हो गया, ये मान लीजिए θ1, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक एंगल हो गया, मान लीजिए एंगल θ2 है। तो क्या है कि एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि अगर जो है से कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी अगर मान लीजिए कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री है, तो लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो कर्व है वो ऑर्थोगोनली है, ठीक है, हमारा जो कर्व है वो ऑर्थोगोनली हो गया। और अगर सारे के सारे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, जितने भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होने वाले हैं, अगर सारे के सारे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री हो जाए तो बोलेंगे हमारा कर्व जो था वो क्या था, ऑर्थोगोनल कर्व था। ध्यान रखिएगा, ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब कि उसमें पॉइंट जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, 90 डिग्री है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 90 डिग्री है। इसका मतलब कि T1 और T2 जो है उनका प्रोडक्ट जो होगा स्लोप का, T1 और T2 के स्लोप का वो जाएगा -1, ठीक ना। यानी आप लिख लीजिएगा थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि अगर जो है से एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री हो गया तो बोलेंगे हमारा कर्व क्या है, ऑर्थोगोनली बिहेव कर रहा है, ऑर्थोगोनली हो गया, ठीक है। लेकिन अगर सारे के सारे ऑल एंगल्स ऑफ इंटरसेक्शन अगर 90 डिग्री हो जाए तो बोलेंगे कर्व हमारा जो कर्व है वो ऑर्थोगोनल कर्व है, ठीक है। और अगर देखिए अगर कर्व ऑर्थोगोनल होगा तो क्या होगा कि उनके टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसका प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब इन पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ठीक ना, y = x³ - x एट x = 2। कह रहा है कि कर्व है आपका y = x³ - x, और उस कर्व पे आपको स्लोप बताना है, किसका, टेंजेंट का, ठीक ना, किस पॉइंट पे, एट x = 2 पे। तो चलिए पहला का सॉल्यूशन देखते हैं। आपको y = x³ - x, ये आपका एक कर्व दिया हुआ है, और इस कर्व पे x = 2 पे, ठीक ना, एक टेंजेंट बन रहा होगा, ठीक है, और उस टेंजेंट का आपको स्लोप बताना है। तो y = ये दिया हुआ है, तो आप इसका निकाल लीजिए, dy/dx क्या हो जाएगा, 3x² - 1 हो जाएगा। अब आपको dy/dx जो है कहाँ पे निकालना है स्लोप, x = 2 पे,
तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लीजिए कहाँ पे, x इक्वल टू 2 पे। देखिए dy अपॉन dx तो स्लोप देता है, पर हमें स्लोप कहाँ चाहिए, x इक्वल टू 2 पे जो टेंजेंट बन रहा है उस टेंजेंट का। तो dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 2 कर लेंगे। तो यहाँ से 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी हो जाएगा ये 11 आपका आंसर। तो आपका लिख लीजिएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट एट विच, ठीक ना, द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू दिस हैज इट्स स्लोप 2/3। इस बार स्लोप गिवन है और पॉइंट पूछ रहा है। पिछले बार वाले में पॉइंट गिवन था, स्लोप पूछ रहा था। इसमें क्या कह रहा है कि पॉइंट बताइए, ठीक ना, जहां पे स्लोप क्या होना चाहिए 2/3 और कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, यानी dy अपॉन dx आपको सॉरी y इक्वल टू आपको गिवन है 4x माइनस 3 माइनस 1। आप dy अपॉन dx निकाल लो। ठीक है, तो सबसे पहले रूट दिखा तो रूट का 1/2 रूट अंडर x यानी 4x माइनस 3 और 4x का हो जाएगा 4 और इसका 0 यानी कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। इसका मतलब आपका dy अपॉन dx इक्वल टू हो गया 2 अपॉन रूट अंडर 4x माइनस 3। अब देखो ये आपका स्लोप आ गया। ठीक है, लेकिन आपको बोल रहा है कि पॉइंट बताओ कि जिस पॉइंट पे स्लोप ये होगा, और साथ ही साथ आपको स्लोप गिवन भी है। ठीक है, यानी आपको dy अपॉन dx पहले से गिवन है कि क्या आने वाला है 2/3 आने वाला है, लेकिन किस पॉइंट पे आएगा वो पॉइंट बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू वाला पुट कर लेते हैं। ठीक है, dy अपॉन dx पे 2/3 लिख लिया। स्लोप तो गिवन था कि स्लोप ये आने वाला है, बस पॉइंट बताना है। तो 2/3 इक्वल टू 2 अपॉन रूट अंडर 4x माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो रूट अंडर 4x माइनस 3 इक्वल टू 3 होने वाला है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 9 होने वाला है। 3 उधर जाएगा यानी आपको हो जाएगा 4x इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक ना, यानी x इक्वल टू आपका यहाँ से 3 आएगा। x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो x की वैल्यू रखिएगा तो 12 माइनस 3 यानी 9 यानी 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो जो पॉइंट निकलेगा वो 3,2 हो जाएगा। ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, x इक्वल टू क्या आया 3 आया, तो इक्वल टू 3 इसमें रख के y कोऑर्डिनेट भी निकाल लीजिए। तो जब का आंसर हो जाएगा वो 3,2 हो जाएगा। यानी 3,2 पे जब इसका टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो उसका स्लोप क्या आएगा 2/3 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन क्या था, इजी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये 2 क्वेश्चन हो गए, इनको मिटा ही दो। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, कह रहा है क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस, ठीक है ना, हैविंग स्लोप 2। आप उन सब सारे के सारे लाइन का इक्वेशन बताना है जिनका स्लोप क्या है 2 है, एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व दिस। यानी जैसे उन सब सारे के सारे लाइन का इक्वेशन बताओ जो लाइंस का स्लोप 2 है और साथ ही साथ वो लाइन क्या होना चाहिए टेंजेंट होना चाहिए इस कर्व पे। यानी कर्व क्या आपका लिखा हुआ है, कर्व है आपका y इक्वल टू y प्लस लिखा y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, आपका कर्व है। आपको स्लोप दिया हुआ है, स्लोप क्या है 2 है। ठीक है, अब देखो स्लोप तो 2 है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमें जो पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग पढ़े हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। देखिए अब आपको स्लोप तो पता है, आपको x1 y1 नहीं पता है कि किस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 2 आने वाला है। तो हम लोग का क्या काम है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें जो ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या कि dy अपॉन dx इक्वल टू -2 जाके क्या हो जाएगा +2, तो 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब dy अपॉन dx आपको दिया हुआ है क्या 2 दिया हुआ है, तो ये 2 इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब कि एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। यानी एक्स माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। यानी एक्स इक्वल टू एक तो हो जाएगा 4 और हो जाएगा एक एक्स इक्वल टू जैसे 2 हो जाएगा। ठीक ना, इधर एक बार +1 लीजिएगा तो 3 जाएगा +3 हो जाएगा, तो यानी एक आपका हो जाएगा 4 और एक जब -1 यहाँ रहेगा तो हो जाएगा 2। तो x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 2 आ गया। अब जब x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख लो यहाँ पर रख के वैल्यू। अगर x इक्वल टू 4 तो 4 माइनस 3 1 यानी y इक्वल टू हो जाएगा -2। अब जब x इक्वल टू 2 होगा, ठीक है ना, तो 2 माइनस 3 -1 यानी y इक्वल टू हो जाएगा 2।
तो यानी पॉइंट क्या क्या हो गया, एक हो गया 4,-2 और एक पॉइंट हो गया 2,2। यानी ऐसे दो पॉइंट हैं इस कर्व पे जहां पे टेंजेंट का स्लोप 2 आने वाला है। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। यानी मान लो कर्व, मान लो कि ऐसा है कर्व, मान लीजिए, ठीक ना, मान लीजिए कर्व ऐसा है, तो इस पॉइंट पे भी मान लीजिए हमने थोड़ा सा ऐसे कर लो, मान लो कि इस पॉइंट पे मान लीजिए ऐसे, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया था, टेंजेंट ये हो गया, फिर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दो ऐसे टेंजेंट है जिनका स्लोप क्या है 2 है। भले इनका स्लोप तो आपको जैसे 0 होने वाला है, पर वो नहीं देखना है, बस बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए, या फिर ऐसे मान लीजिए ऐसे है, तो यहाँ पे मान लीजिए स्लोप हमने निकाला तो ये स्लोप आ गया जो ऐसे 2 आ गया, फिर इसी तरह से यहाँ भी स्लोप हमने निकाला, ये भी हो सकता है 2 आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे दो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट का स्लोप 2 आ रहा था। सबसे पहले हमारा जो है कर्व दिया हुआ था, हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, यानी dy/dx क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप आपको गिवन है, यानी dy/dx हमने 2 को इक्वल कर लिया, हमारा x इक्वल टू वैल्यू आ गया, एक 4 एक 2। जब x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू -2, और जब x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 2। आप लिख लेना कॉपी पे, जगह नहीं इसलिए जैसे, और वीडियो थोड़ा सा लंबा नहीं जाए इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं। लिखिएगा कि इफ x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू क्या है -2, यानी कोऑर्डिनेट हो गया 4,-2। फिर लिखिएगा कि इफ x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2। यानी ऐसे दो पॉइंट है जहां पे स्लोप आपका 2 होने वाला है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, दो को टेंजेंट बनेगा। तो चलिए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 4,-2। तो यहां से पास हो रहा है तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 यानी +2 इक्वल टू m होता है ना, तो m कितना है 2 इंटू x माइनस 4। आप इसको सोल्व कर लेना, तो सोल्व करोगे तो 2x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी आप y को उधर लेके जाओगे तो हो जाएगा 2x माइनस y, है ना, और 2 को इधर लेके आओगे तो हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। ये आपका एक तो इक्वेशन ही हो गया। आप सेकंड भी ऐसे लिखना कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू, ठीक ना, पासिंग थ्रू इस बार हो जाएगा 2,2। तो 2,2 से हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू स्लोप भी है 2, ये भी x माइनस 2, तो यहाँ से आप निकाल लेना, यानी y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 4 हो जाएगा। y को उधर लेके जाओगे तो 2x माइनस y, इसको उधर जाओगे तो हो जाएगा ये -2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से आपका इक्वेशन निकल गया, ठीक। चलिए इसको आप देख लीजिएगा, है ना, कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है ना, y इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस। देखिए कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है आपको। कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है। अब बात यह है ना कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो बनाना है, ठीक है, लेकिन किस पॉइंट पे टेंजेंट है ये कैसे मालूम चलेगा। स्लोप तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे, लेकिन पॉइंट तो जानना जरूरी है, तभी तो स्लोप भी सही निकलेगा और तभी जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बन सकता है। तो पॉइंट नहीं दिया, लेकिन यहां पर बोला क्या कि एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस, यानी ये कर्व एक्स एक्सिस को जिस जगह पे कट कर रहा है उसी जगह पे जो है आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको बताना है, ठीक है। तो सोचो ध्यान से, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा, यहाँ पे लिख लेना कि इट कट द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे कट करेगा वहां पे क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। यानी हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन गया, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो गया। जैसे ही बोला कि इट कट द एक्स एक्सिस, यानी एक कर्व एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है उसी पॉइंट पे आपको निकालना है टेंजेंट। तो एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगा वहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। जब वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई की वैल्यू पर रख दीजिए 0, एक्स कोऑर्डिनेट आपको निकल जाएगा, क्योंकि पॉइंट क्या है, कर्व पे लाई कर रहा है। जब पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y इक्वल टू 0 है, यहाँ पे रख दो 0, x इक्वल टू मिल जाएगा वैल्यू। y इक्वल टू 0 रखिएगा तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा 7 मिलेगा। यानी आपको पॉइंट मालूम चल गया क्या, 7,0 मालूम चल गया, ठीक है। यानी अब इस पॉइंट पे जैसे आपको टेंजेंट का इक्वेशन बताना है। अब y इक्वल टू आपको गिवन है क्या कि x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 गिवन है। आप निकाल लो यहाँ से dy अपॉन dx निकालोगे, ठीक ना। तो चलो क्या करोगे, थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 3 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, नीचे वाले को सेम टू सेम लिख दोगे।
फिर लगाओगे माइनस, ऊपर वाले को सेम टू सेम लिखोगे, नीचे वाले को यू इंटू वी पे करोगे। यू इंटू वी पे करोगे तो पहले x माइनस 2 को करोगे तो 1, x माइनस 3 को छोड़ दोगे, ठीक है, फिर प्लस लगाओगे, इस बार x माइनस 2 को छोड़ दोगे, x प्लस 3 का 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया dy अपॉन dx आ गया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इनको सोल्व कीजिएगा या कहो सिंप्लीफाई करोगे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा x माइनस 7 इंटू, चलो देखिए इसको तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसको डिफ्रेंसिएशन के लिए हम लोग थोड़ा लॉग भी ले सकते थे, लॉग लेते तो थोड़ा डिफ्रेंसिएशन और भी आसान बन जाता, ठीक ना। चलिए डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर चलो ठीक है कर लेना, ठीक ना, चलो लिख देते हैं, यहाँ पे कर ही लेते हैं। डिफ्रेंशिएट कर दें यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आने वाला होगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, माइनस है तो माइनस एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 3, है ना। चलो इसको ऐसे रखो, एक्स माइनस 7 बाहर है, एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, और अपॉन में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स निकल गया। लेकिन स्लोप तो तब मालूम चलेगा ना जब हम लोग निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, कहाँ पे, एट एक्स इजिकल टू 7 और वाई इक्वल टू 0 पे। मैं तो इस पॉइंट पे निकालना है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला यानी स्लोप निकाला किस जगह पे, 7,0 पे, यानी इसमें एक्स की जगह पर 7 और वाई की जगह पे 0 रख दो, तो वाई तो कहीं है ही नहीं, तो एक्स है तो 7 रख दो। 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5, और 7 माइनस 3 यानी 4, तो 5 का 20 हो जाएगा, सही है ना। 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 3 4, तो हो जाएगा 20। यहां रखोगे 7x जगह पे तो पूरा हो जाएगा 0, अपॉन में 7 माइनस 2 यानी 5, 5 का स्क्वायर 25, इंटू 7 माइनस 3 यानी 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी हो जाएगा 20 अपॉन 25 इंटू 16, ठीक है। 4 × 20, 5 × 25 होता है, ठीक है, 4 का 16, यानी स्लोप आपका आ जाएगा 1/20, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक ना, 7,0 पे आपका आ गया 1/20, यानी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम चल गया 1/20। तो इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या होता है देखिए, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही तो होता है। y माइनस वाई वन पता है आपको क्या है, y1 आपका 0 है, तो y माइनस 0 स्लोप है 1/20, और x माइनस x1 कितना है 7, तो हो जाएगा 20y इक्वल टू एक्स माइनस 7, है ना। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो कि x माइनस 20y इक्वल टू 7, तो क्वेश्चन बन गया, ठीक है। बहुत इजी है, डिफरेंशिएट कीजिए, जिस पॉइंट पे बोल रहा है टेंजेंट का स्लोप वो पॉइंट डाल दीजिए डिफरेंशिएशन में, आपका स्लोप निकल जाएगा, तो इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक। अगर स्ट्रेट लाइन पढ़े हो तो बहुत आसान है, सिर्फ स्लोप निकालना है और इक्वेशन बना देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इस पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल दोनों बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आसान चीज है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर बोलता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल दोनों बनाओ, तो अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल आया था 1/20, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था 1/20, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -20 हो जाता है। फिर सेम टू सेम, बाकी तो सब सेम टू सेम बन जाता। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल टू द कर्व दिस एट पॉइंट दिस। पॉइंट दिया हुआ है, चलिए x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इक्वल टू 2 है, डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट कीजिएगा स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट गिवन है, लिख लेना इक्वेशन। 2 के पावर एक्चुअली x पावर 2/3 है, तो पावर आगे आ जाएगा और x की पावर 1 घट जाएगा, तो 1 घटाओगे, देखो 2/3 में से 1 घटाओगे तो -1/3 हो जाएगा, है ना, देख लीजिएगा, ये कैलकुलेशन शायद सही होगा, -1/3 प्लस यहाँ भी 2/3 आगे आ जाएगा और y की पावर -1/3 और y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। 2/3 कॉमन ले जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा x के पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3 इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इसको उधर लेके जाइए, यानी y की पावर -1/3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -x की पावर -1/3, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा -x अपॉन वाई का होल पावर -1/3 हो जाएगा, ठीक है। देखो y की पावर -1/3 वो इधर आ जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा, पावर दोनों का सेम टू सेम है तो होल पावर कर लिया। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस y अपॉन एक्स का होल पावर 1/3, पावर को पॉजिटिव बना लिया, तो आपका जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया है, और डी वाई अपॉन डी एक्स आपका आया है -y अपॉन एक्स,
माइनस वाई अपॉन एक्स होल पावर है आपका 1/3 है। आपको dy अपॉन dx कहाँ चाहिए था, 1,1 पे चाहिए है ना, तो यानी यहाँ पे रखोगे 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 के पावर 3 1 ही रहेगा, यानी dy अपॉन dx क्या आ गया, -1 आ गया। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ऐसे कहो आप कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आया वो हो गया -1। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी -1 हो जाएगा, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 हो जाएगा, ठीक ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी यहां से आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा हो जाएगा 1। आपको इक्वेशन सिर्फ लिखना है। चलिए मैं एक लिखता हूं यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन, y माइनस y1 कितना है, 1 है, इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, ये भी 1 है, यानी y माइनस y1 इक्वल टू -x प्लस 1, यानी y प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो गया y प्लस x इक्वल टू 2 हो गया। इसी तरह से आप नॉर्मल निकाल लो, तो चलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो ये y माइनस y1 इक्वल टू, इसमें स्लोप जो था वो 1 था, तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से y माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1। यहाँ से लिख सकते हो कि x माइनस वाई, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो यानी y इक्वल टू एक्स लिख लो, या फिर लिख लो x माइनस वाई इक्वल टू 0, या y इक्वल टू एक्स लिख लो, बात वही है, ठीक है। -1 से -1 कट गया, y इक्वल टू एक्स आपका इक्वेशन हो गया, तो y इक्वल टू एक्स आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये आपका टेंजेंट हो गया। तो सिंपल सा चीज है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय x इक्वल टू a sin qt, y इक्वल टू b cos qt एट द पॉइंट वेयर t इक्वल टू π/2। पैरामेट्रिक दिया हुआ है, ठीक ना, x और y जैसे पैरामेट्रिक में दिया हुआ, फंक्शन में दिया हुआ है, अलग अलग जो है वेरिएबल ना करके t में दे दिया है, ठीक ना। हम लोग पढ़े हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, कि वेरिएबल कम करने के लिए हम लोग पैरामेट्रिक मान लेते हैं, x को भी t के फॉर्म में, y को भी t के फॉर्म में, तो ये दिया हुआ इस तरह से। कह रहे हैं कि उस पॉइंट बताना जहाँ पे t क्या है, π/2 है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से dx अपॉन dt निकाल लो, ठीक है। x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a sin, तो लिख लेना x इक्वल टू a sin qt है, तो dx अपॉन dt, ए तो कांस्टेंट है, यही रह जाएगा, साइन का पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, साइन स्क्वायर t हो जाएगा, उसका साइन का क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा, तो ये तो हो गया आपका dx अपॉन dt। y इक्वल टू दिया हुआ है b cos qt, यानी यहाँ से dy अपॉन dt यहाँ भी निकाल लीजिए, तो 3 आगे आ जाएगा, b रह जाएगा, cos स्क्वायर t हो जाएगा, और cos t का होता है माइनस साइन t, तो माइनस साइन टी हो गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए dy अपॉन dx, क्योंकि स्लोप तो ही मिलने वाला है, तो इसको dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt लिख सकते हैं। तो dy अपॉन dt कितना है, -3b cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, अपॉन में dx अपॉन dt कितना है, 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, साइन से एक साइन कैंसिल, और कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल, यानी बचेगा क्या, -b अपॉन a बचेगा, ऊपर में एक कॉस, -b अपॉन a, ठीक है, बचेगा -b अपॉन a, कॉस अपॉन साइन, यानी हो जाएगा ये आपका कॉट t, ठीक है, कॉट t हो गया। यानी अपने dy अपॉन dx निकाल लिया, -b अपॉन a कॉट t हो गया। हम लोग को dy अपॉन dx तो वहां चाहिए जहां पे t इक्वल टू π/2 होने वाला है, ठीक है, तो यानी -b अपॉन a कॉट की जगह पे रख दो, मतलब सॉरी t की जगह पे रख दो π/2, यानी कॉट π/2। कॉट π/2 क्या होने वाला है, कॉट π/2 क्या होता है, 0 हो जाता है, कॉट का मतलब है कॉस बटा में साइन, यानी कॉस π/2 आपका हो जाएगा 0 बटा में साइन π/2 हो जाएगा 1, यानी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी स्लोप आपका हो गया 0। स्लोप आपका 0 है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होने वाला है, स्लोप 0 है, यानी जो है टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होने वाला है। चलिए तो यहाँ से निकाल लीजिए आप, जो है सबसे पहले तो x कोऑर्डिनेट भी निकाल लो, जब t इक्वल टू π/2 है तो x क्या होने वाला है, देख लीजिए, x इक्वल टू क्या होगा, जब t इक्वल टू π/2 है तो साइन π/2 क्या हो जाएगा 1, यानी x इक्वल टू हो जाएगा a, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 रखिएगा तो हो जाएगा 0, यानी y इक्वल टू 0, यानी कोऑर्डिनेट क्या हो गया a, 0। इक्वेशन निकालना है तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता है, m क्या आपका 0 है, यानी y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो लाइन था वो क्या था, स्लोप क्या था 0 था, यानी एक्स एक्सिस से पैरेलल था, यानी y इक्वल टू कांस्टेंट तो बनने ही वाला था, क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 0 बन जाएगा। कीजिए एक्सरसाइज को पूरा, जो प्रॉब्लम होगा बताइएगा, फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।